एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे 1984 और 2002 दंगे के लिए राहुल गांधी मानते हैं नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन 1984 के लिए वो कहते हैं शायद कुछ कांग्रेस के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, प्रोबेबली देवर सम कांग्रेसमैन इन्वॉल्व, लेकिन उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। और ये जो दोहरा मापदंड है राहुल गांधी का, इसके पीछे क्या चाहते हैं, क्या सोच है, क्या समझ है और क्या रणनीति है, क्या सियासत है कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ मेंबर हैं जो शिरोमणि अकाली दल के सदस्य हैं, नेता हैं, कुलमोहन सिंह जी हैं। उनसे हम सबसे पहले जानते हैं, कुलमोहन सिंह जी, राहुल गांधी के इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने आज से कुछ समय पहले एक बयान दिया था अपनी परिवार के जो उनके सदस्य हैं, उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी दादी की मौत का कई साल तक अपने मन के अंदर जो बोझ लिए बैठा रहा, वहीं से ये बात तय हो चुकी थी कि श्री राहुल गांधी जो हैं वो अपने पिता और अपने परिवार की तरह सिखों को और सिखों के प्रति भावनाएं जो रखते थे वो कोई अच्छी भावनाएं नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि इतिहास हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करता है। क्या आप मैं नहीं मानता कि जी आपको दुख नहीं होगा आपकी दादी के जाने का, लेकिन क्या आपने कभी उस दुख का एहसास किया कि जिसमें लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 4000 लोग दिल्ली की सड़कों पे जिंदा टायर डालकर जला दिए गए हों और उनकी बेटियों और माताओं और बहनों के साथ सड़कों के ऊपर बलात्कार किए गए हों और सब लोग हाथ में डंडे और हाथ में चीजें पकड़ के ये कह रहे हों कि सिखों को सबक सिखाना है? वो परिवार कैसे भूले होंगे उस संताप को? और फिर आप ये कहते हो कि 1984 को भूल जाओ, सिखों के साथ दुखांत हुआ भूल जाओ। मैं समझता हूं ये दोहरा मापदंड राहुल गांधी जी केवल राजनीतिक तौर पर सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई इसके अंदर बात छुपी नजर नहीं आ रही, ये तो खुल के नजर आ गया। अब जो पीछे इन्होंने कांग्रेस ने सबसे पहले राहुल गांधी जी का जो चुनाव के अंदर इन्होंने प्रचार का साधन इस्तेमाल किया, उसके अंदर आप देखिए उन्होंने हर समुदाय की फोटो लगाई है, लेकिन पहला जो इन्होंने होर्डिंग्स दिल्ली के अंदर वहां पर सिख की फोटो नहीं लगाई। इनके अंदर इन्होंने सिखों को पहले ही माइनस कर दिया उसके अंदर से कि सिख तो कांग्रेस को कभी माफ करेगा ही नहीं। और आज जो इन्होंने बयान दे दिया, ये साबित करता है कि गुजरात के दंगों को और दिल्ली के दंगों को ये अपने पारिवारिक भावनाओं के तौर पर तोड़ रहे हैं, ये इतिहास के तौर पर उसका अध्ययन नहीं कर रहे। जी, हमारे साथ भानु प्रताप शर्मा है, कांग्रेस के नेता हैं। भानु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी, आपने वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुना, जेडीएस के नेता है दानिश अली साहब, उनको भी सुना। आपने इस वक्त हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता है कुलमोहन सिंह जी, उनको भी सुना आपने। राहुल गांधी जी का दोहरा मापदंड कितना जायज मानते हैं आप? नहीं, दोहरा मापदंड है ही नहीं। सिख तो 1984 के लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, 1984 की भी जो बात हुई थी, जो सिख विरोधी घटना हुई थी या दंगे हुए थे जी, स्वाभाविक आक्रोश था एक बहुत बड़े चुने हुए निर्वाचित देश के प्रधानमंत्री की जिस तरह से षड्यंत्र वहां पे भी सरकार थी, भानु प्रताप जी, कांग्रेस की थी। भानु प्रताप जी वहां के प्रधानमंत्री राहुल गांधी गुजरात में का काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में स्थापित किया था। अकेले दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश को भानु प्रताप का माहौल बनाया। भानु प्रताप जी, छोटा सा सवाल है। गुजरात के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे वहां पे, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। वहां राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उन दंगों में कंट्रोल करने की बात करी और उन पर फायर ब्रिगेड की तरह काम किया। और
ये बयान रोकने वाला था। अमन और अरे मेरी सुन तो लीजिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरी बात तो पूरी सुनो। मैं आप ये भानु प्रताप जी, 2002 के दंगे हैं, ये पूरे भानु प्रताप जी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हुए, पूरी सरकार के संरक्षण में सरकारी अधिकारी को द्वारा स्थापित हुए हैं। भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी, भानु प्रताप शर्मा जी कि उन्हीं के प्रधानमंत्री जो उस समय अटल बिहारी भानु वाजपेयी। प्रताप शर्मा जी, आप सवाल को जरा, क्या राजीव गांधी ने जो कहा था कि बड़े पेड़ गिरने से धरती हिलती है, ये रोकने वाला बयान था या उकसाने वाला बयान था? नहीं, उकसाने वाला बयान नहीं था, ये वास्तविकता हुई थी उसकी, उसको कहना सच्चाई। राजीव गांधी बोलते हैं तो वास्तविकता होती है, और उसको राजीव गांधी अगर बोलेंगे तो वास्तविकता होगी। घटना पर अंकुश लगाया, इस बात को आप देखिए। और 2002 के दंगों को तो मीडिया ने ही सबसे ज्यादा एक्सपोज किया था कि कौन दोषी है। नहीं, मीडिया ने तो 2002 को एक्सपोज किया, लेकिन 1984 के बारे में राहुल गांधी की राय, राहुल गांधी की ये राय कितनी जायज है? जिसके जख्मों पे मलहम लग चुकी है, जिसका निराकरण हो चुका है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्षमा मांग चुकी है, हमारे बड़े से बड़े नेताओं ने उसमें माफी मांग ली है कि कोई आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी, हम माफी मांगते हैं। पर मुझे आप ये राहुल गांधी क्यों नहीं माफी मांगते हैं? रहेंगे सरदार जी से क्यों माफी राहुल गांधी क्यों नहीं माफी मांगते हैं? इतने बड़े नेता का हम सिख समुदाय पे नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं माफी मांगते हैं? षड्यंत्र था, उनको तो मोहरा बनाया गया था। राहुल गांधी क्यों नहीं माफी मांगते हैं? नहीं, राहुल गांधी क्या पूरे देश ने, पूरी पार्टी ने मांगी। राहुल गांधी ने क्यों नहीं माफी मांगते हैं? तो अभिव्यक्ति कर दी, आप उसको इश्यू बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी रेज द इश्यू आउट ऑफ नो इश्यू। आप इस बात को जो बात राहुल गांधी ने सच्चे हृदय से स्वीकार कर ली, जवाब दे रहे हैं। चलिए आपके पास मैं आता हूं, कुलवंत सिंह जी। देखिए कि राजीव गांधी जी कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहते हैं कि वो वास्तविकता जो है बयान कर रहे थे। लेकिन क्या उन लोगों के बारे में ये मुझे बताइए, कांग्रेस ने आज तक कहां पर खड़े होकर बतौर कांग्रेस पार्टी के आज तक माफी मांगी है? मुझे एक भी इंस्टांस, एक भी मुझे दृष्टांत दे दीजिए जहां पर मांगी हो, तो मैं आपको बात मानने को तैयार हूं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि आज तक कांग्रेस ने इसके लिए ना माफी मांगी है। कांग्रेस ने सज्जन कुमार को, कांग्रेस ने टाइटलर को राजनीतिक पोस्टें दी हैं, उनको देश के अंदर कांग्रेस के प्रभारी बना के भेजा गया कि सिखों के जख्मों के ऊपर आप कहते मलहम लगाने की बात करते हो, भूलने की बात करते हो। आपने आज तक सिखों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है, आपने कभी मरहम नहीं लगाई। आपने सज्जन कुमार टाइटलर को आज तक बचाने की कोशिश करी है। मंगोलपुरी थाने के अंदर FIR दर्ज होती है, उसके अंदर 6 लोगों के अंदर 5 लोगों को सजा होती है, और उसके अंदर जो है सज्जन कुमार को बचा लिया जाता है। आप बताइए कि वो आप क्या, कहां पर आप इंसाफ दे रहे हैं? उन विधवाओं का जाके देखिए। आज मैं आपको बात कहना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास के अंदर गोरों की कॉलोनियां हैं, कालों की कॉलोनियां हैं, अमीरों की कॉलोनियां, गरीबों की कॉलोनियां, लेकिन हिंदुस्तान देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसकी राजधानी दिल्ली के अंदर विधवाओं की कॉलोनी है। और तिलक विहार में जाके देखिए कैसा जीवन वो व्यतीत कर रही हैं। आपने कभी देखा जाके? आप उनकी भावनाओं को कभी सोचा आपने कि विधवाएं अपना जीवन कैसे काट रही हैं? उनके बच्चे सड़कों के ऊपर, सरकार का फर्क बनता था कि मरहम लगाती आगे आकी, लेकिन आपने ना माफी मांगी ना उनके बारे में सोचा। आप केवल आप तुलना के तौर पे बात कर रहे हैं कि मोदी से हमने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम कहते हैं हम आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। आज 30 साल निकल गए हैं, आपने इंसाफ दिया? जी, सिख भिखारी नहीं है, सिख इंसाफ मांगता है, और हमें हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर पूरा विश्वास है। चाहे सदियां निकल जाएं, सिख अपने शहीदों को कभी भूलता नहीं है और ना भूलेगा, और इसको हम याद रखेंगे, कभी भूल नहीं सकते। जी, कुलमोहन सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए 30 साल हो गया। एक आप गुजरात की बात करते हैं, वहाँ पे सजाएं हुई हैं, वहाँ पे लोगों को फांसी की सजा से लेके और तमाम तरह की सजा की बात वहाँ पे SIT, सुप्रीम कोर्ट, तमाम। लेकिन जो ये 84 के दंगे हुए उस पे और गुजरात के दंगों पे, ये सिर्फ राहुल गांधी की दोहरी मापदंड है या पूरे देश में लगता है कि इसमें इसको लेकर दोहरा मापदंड है? देखिए, मैं समझता हूं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में ये दोहरा मापदंड है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में ये दोहरा मापदंड है। जो कुलवंत जी ने कही बात,
वो उनके जज्बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि आज तक जो दिल्ली में 84 के दंगे हुए उन लोगों को सजा नहीं मिली। और यह बात साबित हो कर दी जो अवधेश जी अभी कह रहे थे कि वहां पर जो है प्रोसिक्यूशन ने कुछ सजाएं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट अभी तक मिलती चली आ रही है। तो बड़ी मछली जो है इस देश के सिस्टम में हमेशा बच जाती है। जैसे नरेंद्र मोदी अभी तक बचे हुए हैं, ऐसे ही दिल्ली में सज्जन कुमार अभी तक बचे हुए हैं। सजा छोटे लोगों को मिली, कोर्ट ने 5 लोगों को सजा दी, लेकिन जो उसमें मेन कल्प्रिट था उसको बचा लिया गया। ऐसे ही गुजरात के दंगों में छोटे लोगों को, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की मंत्री को सजा मिल गई, लेकिन जो असली कल्प्रिट था वो अभी तक बचता आ रहा है। लेकिन इस देश का कानून बहुत मजबूत है, इस देश की जो कोर्ट है, इस देश की जो अदलिया है, उस पर इस देश के लोगों को भरोसा है। इस देश की माइनॉरिटीज को, चाहे सिख माइनॉरिटी हो चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो, उनको भरोसा है। नहीं, ये सिस्टम का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो है जिसकी जिम्मेदार है, ना तो आज तक कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली 84 के दंगों की, और ना बीजेपी जिम्मेदारी ले रही है। और मैं कह दूं, मैं गुजरात के दंगों के बारे में कह दूं, इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री मॉडर्न डे का न्यूरो है। ही इज अ मॉडर्न डे न्यूरो। यह इसी देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो ना तो बीजेपी बच सकती है गुजरात के दंगों से, ना कांग्रेस बच सकती है 84 के दंगों से। ये दोनों पार्टी जो है, लेकिन दो अलग अलग मापदंड कई नेताओं के, कई क्षेत्रीय दलों के, जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उनको जो माइनॉरिटी को लेके भी अगर आप देखें, जो हमारा मापदंड क्लियर है जी। हमारा मापदंड, जनता दल का मापदंड फ्रॉम 89 ऑनवर्ड्स बिल्कुल क्लियर है। वीपी सिंह जी की सरकार रही, देवेगौड़ा जी की सरकार रही, हमारा लाइन बिल्कुल क्लियर है इस देश में। आपका लाइन क्लियर है, कोर्ट कुछ भी कहे, सीट कुछ भी कहे, चाहे सब बड़ी कर दे नरेंद्र मोदी को, हम उसको खलनायक बनाए रखेंगे। नहीं, कर दिया पेंडिंग है। नहीं, कहां पेंडिंग? अभी पेंडिंग नहीं है। न्यायालय में देश के कुलमोहन सिंह जी मैं यहां पर एक अपील करना चाहता हूं जी कि 1984 के दंगे नहीं थे, ये कत्लेआम था। बिल्कुल सही बात। नंबर 1 एक बात समझने की बात है। मैं देश की न्यायपालिका से आपके माध्यम से अपील करता हूं, अगर गुजरात के लिए आपको एसआईटी याद थी तो 1984 से लेकर आज 30 साल निकल गए हैं, क्या कभी किसी ने एसआईटी के लिए आवाज उठाई? किसी ने आवाज उठाई? गुजरात के लिए एक राजनीतिक मरोरत को, क्योंकि देश के अंदर सीबीआई जो है वो कांग्रेस बैरियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन के रह गई, देश की सबसे गुलाम सोसाइटी बन के रह गया वो संस्थान, और उसका राजनीतिकरण किया गया, और उसके साथ साथ इंसाफ नहीं मिल सका। मैं आज न्यायपालिका से कहता हूं, गुजरात की तरह आप एसआईटी हिंदुस्तान के अंदर 1984 के कत्लेआम के लिए बनाइए, और फिर साबित हो जाएगा कि कौन गुनाहगार है कौन नहीं है। ये राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए 1984 का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मीडिया का, 30 साल के अंदर आज मीडिया 1984 की बात कर रहा है। इससे पहले हमारी बात कभी किसी ने सुनी नहीं थी। आज दुनिया और मीडिया के द्वारा जो बात उठाई गई है, वो बात आज दुनिया विश्व के अंदर 1984 का मुद्दा आज लोगों के सामने है कि हिंदुस्तान मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि 84 को और 2002 को अगर दोनों को देखें, और जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उससे आगे निकल के अगर देखें, तो क्या लगता है कि 1984 के जो सिख विरोधी, जिसे आप कत्लेआम जिसे कहना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई भी और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी, उसको लेके और गुजरात दंगों को लेके, दोनों को लेके आवाजें बराबर उठी? कुलमोहन सिंह जी, क्या दोनों को लेके आवाज बराबर उठी? किसके? 1984 के और 2002 दोनों को लेके? दोनों के लिए मैं कहता हूं उठाऊं बराबर। जैसे मीडिया ने इस विषय को अब सीरियसली लिया है, जिसका चिंतन अब शुरू हुआ है, हमें अब पूरा नजर आ रहा है कि 1984 के कत्लेआम का इंसाफ हमें मिलेगा, और जरूर मिलेगा। आपकी बात जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1984 में इस तरह के का
वाइब्रेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। इसलिए 84 के दंगे में के जो दोषी लोग थे वो अब तक बचते चले आए। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वाइब्रेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे देश में आ गया है, इंडिपेंडेंट मीडिया आ गया है, उसके चलते गुजरात के दंगों में कार्रवाई हो रही है। और मैं चाहता हूं कि 84 के दंगों में भी ऐसे ही कार्रवाई हो। 6 साल एनडीए की हुकूमत रही, बीजेपी के नेतृत्व में हुकूमत रही, उसका भी फेलियर जो है ये रहा कि 84 के दंगों के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। और मीडिया यहां पर आपको टोकना चाहूंगा, एनडीए की सरकार के समय जब मदन लाल खुराना जी यहां के मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले दिल्ली के अंदर 1984 के कत्लेआम की इंक्वायरी शुरू हुई थी। सबसे पहले सिखों के स्कूटर और गाड़ियों की तलाशी लेनी बंद हुई थी। सिख सम्मान चाहता है, सिख अपमान नहीं चाहता। आप उसको फेलियर नहीं कह सकते। उन्होंने उस समय मदन लाल खुराना जी ने सबसे पहले आदेश जारी किया था। नानावती कमीशन भी बना, उसके दिल्ली की सरकार को, मदन लाल खुराना चीफ मिनिस्टर को तो एक सिपहिया तबादला करने की पावर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री अभी परसों धरने पे बैठा है, वो मुख्यमंत्री दिल्ली का क्या करेगा? केंद्र सरकार में नानावती आयोग बना। केजरीवाल से मत करिए, ये मुख्यमंत्री से। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 1984 और 2002 को लेके दोहरा मापदंड देश में अब तक अवधेशी है, ये आप मानते हैं? ये बिल्कुल दोहरा मापदंड है, इसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अगर क्यों है? देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर कोई हत्या थी तो वो थी सिखों का दंगा। गुजरात पर हम लोगों ने इतनी गहराई से काम करने के बाद देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो जगह जगह कुछ जगह दिखाई देता है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा वहां नहीं था। नहीं तो इतने हिंदू भी नहीं मारे जाते और वो संख्या भी बढ़ी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना गुजरात पर लोगों ने हंगामा किया है, सारे एनजीओ, कुछ एनजीओ की खेती चलती है, कुछ मीडिया घराने हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता कर रहे हैं, वो सब 1984 को लेकर कहां सक्रिय है? बिल्कुल मोहन सिंह जी, बहुत कम शब्दों में, समय समाप्त हो गया है, बहुत कम शब्दों में जी, दोनों 84 और 2002 के बीच में ऐसा क्यों है कि एक के लिए आवाजें कम उठी, एक के लिए ज्यादा? मैं समझता हूं कि सिख एक माइक्रो मिनॉरिटी है हिंदुस्तान के अंदर, और इसका राजनीतिक वजूद का वोट शायद कम है, इसलिए इसके लिए आवाज नहीं उठाई गई। अगर देश के न्यायपालिका एसआईटी गुजरात के लिए बिठा सकती है तो फिर सिखों के लिए ऐसा क्यों नहीं? ये अपने आप में एक उत्तर भी है और प्रश्न भी है। जी नहीं, न्यूट्रल लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन जो जितनी आवाजें पुष्पेंद्र, जितनी आवाजें 2002 दंगों की आवाज, क्या वही आवाजें उसी मजबूती से, उसी तरह से 1984 दंगे के लिए भी काम किए गए हैं देश में? नहीं, वो नहीं किया जाएगा। उसकी एक बहुत बड़ी बात यह है कि 2002 के दंगों में मुसलमानों के नाम पे इस देश में राजनीति होती है, मुसलमान वोट बैंक लेने के नाम पे राजनीति होती है, मुसलमानों को इस देश के संसाधनों पे पहला हक है, इस पे राजनीति होती है, मुसलमानों को फ्री लोन देने पे राजनीति होती है, मुसलमानों के रिजर्वेशन देने पे राजनीति होती है। और इस देश में मुसलमान जो है अपने आप को एक वोट बैंक की तरह प्रेजेंट कर चुका है। जो 2.5 या 3% इस देश का सरदार जो है वो इस देश के लिए कभी वोट बैंक नहीं बना। तो मुसलमान एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक को लूटने के लिए एसआईटी भी बनेगी, रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, 50,000 रुपए का लोन भी दिया जाएगा, लड़की की शादी में फ्री भी दिया जाएगा। लोन मुसलमान नहीं वापस करते तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के वोट बैंक से इसलिए 2002 के दंगों का जिक्र बार बार आएगा और मुसलमान उन दंगों को इतना बड़ा बताएगा। इस सब के बावजूद भी कि सब जानते हैं कि 1984 के अंदर जिस तरीके से दंगे हुए उसमें 2732 लोग मरे थे और उसमें कोई गैर सिख नहीं मरा था, ना कोई हिंदू मरा था, ना कोई सरदार मरा था, ना कोई पुलिस मुसलमान मरा था। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में 2002 के दंगे हुए, हम सब जानते हैं कि सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 1044 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू मरे थे और 300 हिंदू या 300 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए थे। इसमें गोली चली थी। 1984 में एक भी राउंड फिगर नहीं हुई, सिर्फ दिल्ली के अंदर का फिगर है। पूरे देश में 7000 मुसलमान हिंदू सरदार मरे। लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने, उस वक्त के फिरकापरस्त मुसलमानों ने, उस वक्त के सेकुलर मुसलमानों ने, उस वक्त की राजनीतिक पार्टियों के मुसलमानों ने इस देश की माइक्रोस्कोप
उसके कम्युनिटी के साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ, एक लफ्ज नहीं बोला। ये तमाम वो लोग हैं बात करने दीजिए ना, ये वही लोग हैं, कैसे लगा सकते हैं? उसी सोच के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं, ये उसी सोच के लोग हैं। देखिए बात करिएगा, दिलीप कैसे लगा सकते हैं? मालूम है इनके खड़े होने का सबूत दे रहे हैं। आप सुने मेरी बात, आप अपनी बात कहिएगा, खत्म मत कर दीजिए। आप चिल्ला रहे थे तो मैंने नहीं बोला। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर एक परिवार है जिसके घर का आदमी इस देश का राष्ट्रपति रहा है, इस देश का विदेश मंत्री रहा है। वो अपनी किताब में लिखता है, उससे उसके अंदर इस बात का जहर पता चलता है जिसका नाम है सलमान खुर्शीद। उसने अपनी किताब में लिखा है कि 1947 में जिन सरदारों ने और हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, 1984 में जब ये हिंदू और सरदार लड़ रहे थे तो मुसलमानों को संतुष्टि हो रही थी क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को मारा था। ये एक सेकुलर मुसलमान का जो आडंबर ओढ़े हुए मुसलमान है, उसने अपनी किताब में लिखा है ये मुसलमान जो इस देश में 14% और 20% और 21%, कोई 25 करोड़ कहता है, कोई 20 करोड़ कहता है, 1-2.5% इस माइनॉरिटी के साथ नहीं खड़ा हुआ। और जिस तरीके से इन्होंने उस पर आडंबर किया और उसका परिणति हुई कि कितना बड़ा सेकुलर अपनी किताब में जो बात लिखता है उससे पता चलता है कि इस देश के मुसलमानों को सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब है, अपनी राजनीति से मतलब है, अपने वोट बैंक से मतलब है। उन्होंने कहा कि किताब में लिखा है। देखिए यही सियासत नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो आप कर रहे हैं, कहना ये है सच बोलो तो आप नरेंद्र मोदी छुपा ले हमारे पास समय खत्म हो गया। मुसलमानों के कम्युनलिज्म पे अगर कोई बात करेगा तो वो मोदी, मुसलमानों के कम्युनलिज्म को छुपाओ वो सेकुलर, ये अजीब एजेंडा है। आप सुनिए, देखिए बहुत कम समय जितना इन्हें दिया उसका 25% मुझे दे दीजिए कम से कम। 25% तो मिलेगा, 25 करोड़। हाँ 25 आप जो है ये तो आप आरएसएस बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे मेरा सवाल, मैं आप किसका एजेंडा दिखा रहे हैं? आप जमात उद दावा का एजेंडा दिखा रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा, आप अपनी बात कहिए। आप जो है बताएं, आप ओसामा बिन लादेन का एजेंडा चलाओ या आरएसएस का चलाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मुस्लिम लीग और घटिया ऐसी घटिया पैनल में बता रहे हैं जमात उद दावा आरएसएस कहां से आए? आप आरएसएस क्यों लेके आए? मुसलमानों में पूरे मुसलमानों पे आप आरएसएस क्यों लेके आए? एक बार हम लोग खड़े आप थे नहीं, हम लोग खड़े आप थे नहीं यार। आप जो है लफ्ताजी जवाब दे देंगे। देश को बांटने की राजनीति आप बांट चुके, दोबारा बांट रहे हैं। इस देश का मेजोरिटी तबका जो है वो सेकुलर है। इस देश का मुसलमान सेकुलर है, इस देश का हिंदू सेकुलर है, इस देश का सिख सेकुलर है। ये देश आप जैसे लोगों के मैं कहना चाहता हूं इस बात को। इन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद ने किताब में लिख दिया। सलमान खुर्शीद जो है इस देश के कोई सारे मुसलमानों के नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। वो क्या लिखते हैं या भागवत क्या लिखते हैं अपनी किताब में या नरेंद्र मोदी क्या लिखते हैं उससे सरोकार नहीं है। पूरी कम्युनिटी को, जो सवाल पूरे समाज को आप नहीं जोड़ सकते। एक लाइन बताए ना, 1984 में एक बताए, एक धरना किया हो, एक एसआईटी की डिमांड की हो, बात करें ना। मेरे कहने से आप बीजेपी के नरेंद्र मोदी को बिठा के बीजेपी के हम एजेंडा नहीं चलने वाला। दोनों दंगे देश के ऊपर कलंक है।
सिखों का मैसेकर भी इस देश के ऊपर कलंक है और गुजरात में मुसलमानों का मैसेकर भी इस देश के ऊपर कलंक है। ये वही सोच रखने वाले लोग इनमें जो है अलग अलग सोच। तो आप भी सरदार जी, आप जो है आरएसएस की सोच में तीन हिंदू सोच के लोग बैठे, इस देश के ऊपर कलंक है और इस देश की जनता ने माफ नहीं किया उन लोगों के। 84 के दंगे के बाद कांग्रेस वापस लौट करके नहीं आई इस देश में। चलिए, और नरेंद्र मोदी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। चलिए, एक मिनट जी, एक मिनट, बहुत समय खत्म हो चुका है। मैं खत्म, एक बात जी, केवल एक बात कहूं, या धर्म और जात के अंदर इस मसले को उलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है, अवल अल्लाह नूरो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन बने कौन बंदे। कृपा यहां पर न्याय और न्याय के लिए बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने इन दंगों को कत्लेआम में माना है। ये कत्लेआम था गुजरात का भी और ये कत्लेआम था दिल्ली के अंदर भी, बेशक, और इसके लिए न्यायपालिका और न्याय को उसकी मांग करते हैं। और गुजरात में लोगों को इंसाफ मिला है, दिल्ली में भी इंसाफ। बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दानिश अली साहब, पुष्पत, अवधेश जी और कुलमोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।